नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद। समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज ये उसका तीसरा वीडियो है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड ट्रांसलेशन। और ये चर्चा MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत की जा रही है। ये पाठ्यक्रम MA अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम MA ट्रांसलेशन स्टडीज प्रोग्राम के अंतर्गत है और उसके तहत हम बात कर रहे हैं समाज सुधार आंदोलन और अनुवाद। आज ये उसका तीसरा वीडियो है। आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं प्रार्थना समाज, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सत्य शोधक समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तत्वबोधिनी सभा, समाज सुधार आंदोलन, शिक्षा एवं अनुवाद। इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उपनिवेश काल में विभिन्न स्वाधीनता सेनानियों ने, धर्म सुधारकों, समाज सुधारकों ने किस तरह के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की कोशिश की और कैसे उसका सीधा संबंध स्वतंत्रता संग्राम से था। और जाहिर सी बात है कि उस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद की भी भूमिका रही होगी। और अनुवाद कितना सार्थक प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में काम किया है, इसको जानने की कोशिश हम करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। पहला बिंदु है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या है, क्या इसकी उपयोगिता रही है, क्या इसका योगदान रहा है स्वाधीनता आंदोलन में, और समाज सुधार के संदर्भ में इसने क्या क्या कार्य किए हैं, कि कौन इसके संस्थापक थे। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे इस बिंदु के अंतर्गत, इस पॉइंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्थापना हुई कब। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे और RB भंडारकर। महादेव गोविंद रानाडे और RB भंडारकर ने मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार, एक ईश्वर की पूजा, हिंदू धर्म में सुधार करना। और वे कौन कौन से कार्य करने पर बल देते थे कि एकेश्वरवाद, भारत के संदर्भ में खासतौर से हिंदू धर्म में अनेक बहुईश्वरवाद, बहुदेवत्व की धारणा थी। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि एक ईश्वर की पूजा करने के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। और पहला कार्य तो ये किया कि समाज में सुधार लाया जाए। कैसे सुधार लाया जाए कि अनेक ईश्वरों पर इनका विश्वास नहीं था। एक ईश्वरवाद जो अद्वैत वेदांत हमारी दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत आती हुई अवधारणा है। उपनिवेश काल में जब धर्म पर तरह तरह से विचार और प्रहार होने लगे, हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणियां की गई, और इसके साथ साथ जब समाज सुधारकों को लगा कि हमें परिवर्तन की राह अपने धर्म के पास ही खोजनी होगी, तो एक तरह का रिलीजियस रिवाइवलिज्म का ये रास्ता है, धार्मिक पुनरुत्थानवाद का ये दौर था। और उसमें इन्होंने समाज में सुधार लाने की कोशिश की धर्म के माध्यम से। तो बहुदेवत्व की अवधारणा के विरुद्ध एक ईश्वर की पूजा पर इन्होंने बल दिया। प्रार्थना समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा में उनका विश्वास नहीं था, जाति प्रथा का विरोध करने पर बल दे रहे थे। इसके अलावा पर्दा प्रथा का भी विरोध किया कि जो घूंघट पर्दे के पीछे स्त्रियां रहती थीं, और वो पर्दा प्रथा क्यों लागू हुआ, क्या उसकी सीमाएं थी, क्या कठिनाइयां थी, तो पर्दा प्रथा का विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया कि विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए, समाज उनको हेय दृष्टि से, उपेक्षित दृष्टि से ना देखे। उन्होंने विडो रिमैरिज एसोसिएशन भी बनाया
और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की। किन्होंने की? महादेव गोविंद रानाडे ने की। और 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके इस तरह से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े। और यही नहीं, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तब वहां उन्होंने ये भी कोशिश की कि कैसे महादेव गोविंद रानाडे उसके साथ जुड़ करके जो वहाँ मतलब राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने कितनी भूमिका निभाई, जो सोशल मूवमेंट था उसको किस तरह से गति दी। उसके समानांतर उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करके समाज और धर्म की कुरीतियों और कुप्रथाओं के विरोध की भी बात की। और उस समय कोई भी मूवमेंट हो, उसकी 2-3 मुख्य विशेषता थी। एक तो बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज एक्ट तभी आया था, शारदा एक्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट उसी समय बना था। तो ये सब लोग समर्थन कर रहे थे। उसका सकारात्मक परिणाम हुआ, क्योंकि कोई भी कानून बन करके सिर्फ जनता के मन में विश्वास अर्जित नहीं होता है। कानून के साथ साथ जब सोशल एक्सेप्टेंस होता है, सोशल रिकॉग्निशन होता है किसी भी चीज का, तब वो ज्यादा सबल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो इसी तरह से 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया उन्होंने, और जो 2 प्रमुख संस्थाएं स्थापित की, वो उसका बहुत सार्थक और उपयोगी परिणाम दिखा। विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनाया और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। तो शिक्षा के संदर्भ में, समाज सुधार के संदर्भ में, कुरीतियों के अंत के संदर्भ में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा संचालित इस प्रार्थना समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जैसा नाम से ही पता चलता है, आत्मसम्मान का आंदोलन। सेल्फ रिस्पेक्ट, हम कहते हैं आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक मूवमेंट चलाया, और किसने चलाया? जिसे हम आज पेरियार के नाम से जानते हैं, ईवी रामासामी नायकर। और पेरियार जो है एक मूवमेंट है, पेरियार एक स्थान है, पेरियार एक नदी है। 3 रूपों में हम जानते हैं। पेरियार एक आंदोलनकारी के रूप में, पेरियार एक व्यक्ति के रूप में, और पेरियार नाम की एक नदी भी है। तो पेरियार स्थान सूचक भी है, व्यक्ति सूचक भी है, और एक नदी के नाम के रूप में भी जाना जाता है। मूल नाम उनका ईवी रामास्वामी नायकर है। और तमिलनाडु में उन्होंने ये आरंभ किया, क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान का आंदोलन। किसके विरुद्ध था? आत्मसम्मान, जो प्राचीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, एंशिएंट जो सोशल सिस्टम था, इसमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे और 4 तरह के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो आश्रम व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, उसके अंतर्गत जाति व्यवस्था फलीभूत होने लगी, और जाति के आधार पर जो है शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा, ये सब होने लगा। फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये परिवर्तन करना जरूरी है, और इस परिवर्तन की सार्थकता तभी होगी जब जातिवादी समाज व्यवस्था का विरोध किया जाएगा। उस दौर में निम्न वर्ग और जाति के लोगों में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना का संचार करने की कोशिश हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट आप में है कि नहीं है, और है तो कितना है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप मुकाबला कीजिए। शोषण तथा उत्पीड़न का विरोध शुरू हो गया था। एक्सप्लॉयटेशन और सप्रेशन, रिप्रेशन का विरोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। दलित और निम्न जाति के लोगों के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट, आप हैं, आप गुलामी का जीवन मत जिए, आपका ये अधिकार है, आपका ये दायित्व है, और आपके हक से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए, तब लगता है कि शोषण और उत्पीड़न का ये जो विरोध था,
वो उस दौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी और सोशल मोबिलाइजेशन भी हुआ, सोशल रिफॉर्म भी हुआ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक महत्वपूर्ण उसके रूप में दिखाई देता है, आंदोलन के रूप में। एक अन्य महत्वपूर्ण समाज स्थापित हुआ, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वाला समाज इसका नाम है। इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। आज अगर हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, प्रमुख समाज सुधारकों की बात करें, जाति प्रथा का विरोध करने वाले लोगों की चर्चा करते हैं, और अगर हम चर्चा करते हैं कि कैसे ये लोग हमारे समाज जाति वर्ग से जुड़े हुए थे, कैसे दलित समाज के लिए एक तरह की महत्वपूर्ण स्थिति दिखाई देती है और कैसे जाति व्यवस्था का विरोध शुरू होता है, शिक्षा का कैसे विकास होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो पुणे में 24 अक्टूबर 1873 में ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की, और उनका जो प्रयास था वो कोशिश करते थे कि केवल निम्न जाति या शूद्र समाज के लोग ही उसके सदस्य हो सकते थे। उसकी जो बाइंडिंग्स थी, उसकी जो स्थितियां बनाई गई, उसकी शर्तें जो रखी गई कि केवल निम्न जाति के लोग या शूद्र समाज के लोग ही उसके सदस्य हो सकते थे। उसका उद्देश्य क्या था? समाज सुधार करना, निम्न जाति के लोगों को शिक्षा देना, जाति व्यवस्था का विरोध करना, वेद उपनिषद का विरोध करना। ये उस दौर की प्रमुख बातें थी। खासतौर से सत्य शोधक समाज ने अपना एजेंडा बनाया था, उसके कुछ सिद्धांत थे। उद्देश्य तो सोशल रिफॉर्म था और निम्न जाति के लोगों को शिक्षा देना था, लेकिन उसके साथ साथ जो ये जोड़ के देखा गया कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें वेदों को महत्व दिया जाता था, उपनिषदों को महत्व दिया जाता था, और वेद उपनिषद के माध्यम से ये उच्चतर और निम्नतर वर्ग स्थापना की बात होती थी। तो केवल निम्न जाति अथवा शूद्र समाज के लोग ही उसके सदस्य हो सकते थे, उसके सदस्य हो सकते थे। उन्हीं को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं को ही अधिकार दिया गया था। ओनली दे वेर अथराइज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द एसोसिएशन। और उसका उद्देश्य एकमात्र ये था कि दलित वर्ग में आत्मसम्मान की भावना जगाना, उनको अपने अधिकारों और के लिए सचेत करना, उनको समाज परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना, और कुल मिलाकर जो प्राचीन जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसका विरोध करना, ये सत्य शोधक समाज की प्रमुख बात थी। एक अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हुआ, अलीगढ़ आंदोलन। और ये अलीगढ़ आंदोलन जैसा हम जानते हैं, ये सीधा इस्लाम धर्म में परिवर्तन और सुधार की खोज के साथ विकसित हुआ। इसके दो पक्ष थे, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ, एक सामाजिक उत्कर्ष की बात, सोशल रिफॉर्म भी था और रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी था, रिलीजियस प्योरिफिकेशन भी था। इसकी स्थापना किसने की? जाहिर सी बात है, हम जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे, और उनका जन्म 1817 में हुआ था। एक बहुत प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। वो इंडियन जुडिशियल सर्विस में थे, और इंडियन जुडिशियल सर्विस किस समय की? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थी, और सेवा काल में उन्होंने कोई ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई बात नहीं की। और 1876 में जब वो सेवानिवृत्त हुए तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने, और 1878 का ये समय था। 1876 में वो रिटायर हुए, 1878 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसे आज हम MLC के रूप में जान सकते हैं या राज्यसभा मेंबर के तौर पर कह सकते हैं, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने थे। 1888 में अपनी वफादारी के कारण वे नाइटहुड की उपाधि से उन्होंने प्राप्त की। नाइटहुड उपाधि अंग्रेजों ने उनको दिया। क्या वफादारी? तब तक वो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग पीपल थे, यानी कानून का पालन करने वाले। और कानून उस दौर में कौन था? ब्रिटिश शासन अपनी सुविधा से कानून बना करके वो काम करता था। पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को कुरान की शिक्षा से जोड़कर
शिक्षण प्रणाली लागू करना उनका मुख्य उद्देश्य था। पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली तो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम था, उसके माध्यम से कुरान की शिक्षा दी जाने की कोशिश की जा रही थी, उससे जोड़कर शिक्षण प्रणाली लागू करना उनका उद्देश्य था। और इसका सारा उद्देश्य क्या था कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, उसको स्वीकार करना चाहते थे, उसके उस पक्ष में वो अपनी बात रख रहे थे और चाह रहे थे कि रोजगार ग्रहण करें जो इस्लाम के अनुयायी हैं और जो मुसलमान हैं, शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए समानता की भी बात करते थे और पर्दा प्रथा का विरोध करते थे। सर सैयद अहमद खां पूरी तरह से अपनी पैठ नहीं बना पा रहे थे, धीरे धीरे कुछ लोग उसको स्वीकार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो कुरान का विरोध कर रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि कुरान की शिक्षा आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक टेम्पर के साथ बताई जाए, पढ़ाई जाए, एक विवेकपूर्ण शिक्षा प्रणाली लागू की जाए और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराई जाए। आप जानते हैं कि इतना विरोध ताजा हो गया था कि दो तरह की जो है प्रणालियां, दो तरह के समुदाय एक तरह से इकट्ठे हो गए थे और उसमें जो अकबर इलाहाबादी ने तो एक तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के बारे में कहा कि इनकी सक्रियता की चर्चा करते हुए, हालांकि वे भी स्वयं आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक नहीं थे, लेकिन उन्होंने इनके संदर्भ में एक शेर लिखा, हमारी तो बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। यानी हम लोग जो उस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, केवल हम वार्ताएं करते हैं, कोई हम डिस्कशन डिबेट ही करते हैं, कंक्रीट आउटपुट जो निर्णय है वो नहीं ले पाते हैं, हम उसके सार्थक परिणाम नहीं ले आ पाते हैं। ये उस समय की स्थिति थी, उस समय की ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां की जो भूमिका थी उसको इस तरह से रेखांकित किया जा सकता है। एक प्रमुख संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1875 में हुई थी अमेरिका में। इसकी स्थापना जिन्होंने की थी वे थी मैडम HP भावत्सके और कर्नल MS ऑलकोट। 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय अमेरिका में मद्रास में कर दिया गया था और जब 1882 में इसका हेडक्वार्टर अमेरिका से मद्रास कर दिया गया तो फिर उसकी देख रेख जो है 1888 में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में सोसाइटी के साथ जोड़ करके देखा उनको, तो इंग्लैंड में सोसाइटी के साथ वो 1888 में जुड़ी और फिर भारत में आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट जो है 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना के लगभग 13 वर्ष बाद उसके साथ जुड़ी और उसका नेतृत्व भारत में उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस सोसाइटी की विशेषता ये थी कि एनी बेसेंट बिल्कुल भारतीय बनकर के रह गई, भारत के हित चिंतन की भी बात करने लगी और उसकी खासियत ये थी कि इसका उद्देश्य था संस्कृतियों का समन्वय। कंपोजिट कल्चर की बात करते थे, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी की बात करते थे, विश्व बंधुत्व की बात करते थे, पुनर्जन्म पर भी इनका विश्वास था, कर्म का जो सिद्धांत है हमारे यहाँ भगवत गीता में जो कर्म का सिद्धांत है उस पर विश्वास किया गया। प्रेरणा कहां से ली? उपनिषद, सांख्य एवं योग दर्शन से प्रेरणा ली। वैदिक परंपरा में विश्वास हुआ, तो वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे, उपनिषद, सांख्य एवं योग दर्शन से वो प्रेरणा लेते थे और उसके साथ साथ जो है ये जो कार्य संपन्न होते थे वो इस तरह से कुछ सोशल नॉर्म्स बनाते थे, कुछ बिहेवियरल नॉर्म्स बनाते थे। तो इन दृष्टियों से उन्होंने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखकर देखने की कोशिश की और इसीलिए भारत के साथ उनका जुड़ाव देखा जा सकता है। व्यक्ति, आत्मा तथा ईश्वर में समन्वय, ये
इनका मुख्य उद्देश्य था। कोई भी फिलोसफिकल डिस्कोर्स होता है, दार्शनिक जो चर्चाएं होती हैं, उसमें मुख्य बात यही होती है कि तीन उसके यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल यानी आप कहें कि व्यक्ति, और आत्मा, सोल एंड गॉड। इन तीनों के व्यक्ति, आत्मा और ईश्वर, बल्कि दर्शन में तो अन्य तीन तत्व होते हैं, आत्मा, ईश्वर और जगत। इन तीनों के संदर्भ में जो भी चर्चाएं होती हैं वो दार्शनिक के पृष्ठभूमि में सामने आती हैं। तो व्यक्ति, आत्मा और ईश्वर में समन्वय स्थापित करना, इस पर ये बल देते थे और उनका पूर्ण विश्वास था कि श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से हम इन चीजों को लाने की, प्रेरित करने की, कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट वर्क कैसे किया जाए इसको बताने की कोशिश करते थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 में हुई थी और इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज का ये विभाजित समूह था। शुरू में देवेंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्म समाज के साथ जुड़े हुए थे और हम जैसा जानते हैं ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था, तो उसके साथ इनका जुड़ाव था ब्रह्म समाज। इसका उद्देश्य जो है हिंदुत्व के विवेकपूर्ण तथा मानवीय स्वरूप का संवर्धन है। जो हिंदू का साइंटिफिक टेम्पर ऑफ हिंदुइज्म और जो ह्यूमन फेस है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की। कार्य क्या किया? भारतीय गौरवशाली अतीत का रेखांकन, भारत का जो विशिष्ट गौरवशाली इतिहास है उसका रेखांकन करने की कोशिश की। बौद्धिक वर्ग में अपना स्थान बनाने की उन्होंने कोशिश की। समर्थन और संबद्धता, कौन कौन से लोग उसके साथ जुड़े थे? तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त, ताराचंद्र चक्रवर्ती, ये प्रमुख लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसके साथ जुड़े हुए थे, राजेंद्र लाल मिश्र जुड़े थे, अक्षय कुमार दत्त जुड़े थे, ताराचंद चक्रवर्ती जुड़े थे। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े थे और साथ साथ ये लोग जो है स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे और उसके साथ साथ ये जो तत्वबोधिनी सभा है उसके साथ जुड़े हुए थे। समाज सुधार आंदोलन, शिक्षा एवं अनुवाद, अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी ऐसा समाज सुधार आंदोलन नहीं हुआ जिनका उल्लेख हम लोगों ने किया है कि जिसमें शिक्षा और अनुवाद का सरोकार न रहा हो। मतलब कि अगर आर्य समाज है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती वे तो हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। इसके साथ साथ जो ब्रह्म समाज है या प्रार्थना समाज है या तत्वबोधिनी सभा है या फिर सत्य शोधक समाज है, इसके जो भी संस्थापक थे वे ज्यादातर गैर हिंदी भाषी थे। तो उसका पहला जो अभिप्राय ये है कि वे सब लोग हिंदी के साथ जुड़े। दूसरा, हिंदी को विचार का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी को विचार का माध्यम बनाया गया। तो जो लिटरेचर, जो साहित्य इनके साथ जुड़ा था, जो धार्मिक पुस्तकें थी, उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होने लगा। इसके साथ साथ तो समाज सुधार की भी बात हुई, धर्म के उत्थान की भी बात हुई। धर्म में दो बातें हैं, रिलीजियस रिफॉर्म और रिलीजियस रिवाइवलिज्म। इसलिए दो अलग अलग शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। धर्म सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब जैसे सती प्रथा का अंत या बाल विवाह का विरोध या विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, ये धर्म में सुधार है। धार्मिक उत्थान क्या है? रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या है? जैसे बैक टू वेदास, जब कहा गया कि वेदों की ओर लौटो, तो इसका मतलब वेद उपनिषद से उन चीजों को जोड़ करके उनका विकास और संवर्धन करने की बात की गई। समाज सुधार में जो मुख्य बात थी वो थी जाति प्रथा का विरोध करना, और इसके लिए जो भी लिटरेचर लिखे गए, जो साहित्य लिखा गया और वो विभिन्न भाषाओं में जो समाज सुधारक कार्य करते थे, उनकी जो मूल विशेषताएं थी, उनके जो उपदेश थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनकी टीचिंग्स और उनके जो मेजर्स थे, जो उन्होंने सोशल नॉर्म्स अपने लिए बनाए थे,
समाज सुधार करने की दिशा में जो शिक्षाएं दी थी, जो उपदेश दिए थे, उसका भी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा विस्तार किया जाए, इसके लिए अनुवाद की जरूरत पड़ी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ज्यादातर शिक्षण संस्थान उन्हीं लोगों ने बनाए जो शिक्षा प्रणाली से जुड़े थे, जो समाज सुधार से जुड़े थे, जो धार्मिक आंदोलनों के साथ जुड़े हुए थे। शिक्षा का माध्यम क्या बना? शिक्षा का माध्यम बना अनुवाद। किस भाषा में शिक्षा ग्रहण की जाएगी? अनुवाद की भूमिका क्या थी? अनुवाद की भूमिका ये थी कि अनुवाद एक तो धर्म सुधार के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता था, दूसरा वो समाज सुधार के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता था, तीसरा वो शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि जो पाठ्य सामग्री थी, जो टेक्स्ट बुक्स थे, वो किसी एक भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन देखते देखते कैसे सभी भाषाओं तक वो पहुंच जाते थे। तो इस दृष्टि से शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जो स्वदेशी समाज सुधारक थे उन्होंने भी, और जो विदेशी समाज सुधारक थे उन्होंने भी शिक्षा के साथ साथ इसको जोड़कर देखने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद की एक रेखांकित करने योग्य विशेषता देखी जा सकती है, श्रेष्ठ विशेषता देखी जा सकती है। तो आपने इस परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आशा ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। पुनः एक नए बिंदु पर आपसे विचार करने के लिए हाजिर होता हूँ। बहुत